कृषि दर्शन के संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये जो संस्करण होता है इसमें ख़ास बात हम लेकर के चलते हैं कि आपको बताते हैं कि इन दिनों देश दुनिया में क्या कुछ खेती के क्षेत्र में नया हुआ, और हाँ, मंडी भाव बताते हैं और साथ साथ बताते हैं मौसम का हाल भी। और आप लोग ये तो जानते हैं कि हमारी जो सबसे बहुमूल्य संपदा है वो है मिट्टी, और अगर मिट्टी से हम लगातार फसलें लेते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि उसके पोषक तत्व समाप्त होने लगते हैं और वो धरती बीमार हो जाती है। हम इस पर भी एक सोच दिखाएंगे, एक खास बात दिखाएंगे और एक सफलता भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं खबरें खेती की। गेहूं उत्पादन पिछले साल से बेहतर होने का अनुमान। खाद्य मंत्री ने कहा, दालों के दामों पर बना रहेगा नियंत्रण। अनाजों के निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में आम की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अब कृषि समाचार विस्तार से। मौसम अनुकूल रहने और फसल की कटाई समय पर हो जाने से इस साल गेहूं उत्पादन पिछले साल से बेहतर होने का अनुमान है। देश में इस साल कम बारिश होने के बावजूद मार्च में कई स्थानों पर हुई बारिश गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हुई। मार्च में बारिश होने से गेहूं की फसल में दाने बेहतर हुए और समय पर फसल की कटाई हो जाने से इस साल गेहूं उत्पादन पिछले साल से बेहतर होने का अनुमान है। इस मार्च महीने में देश के कई इलाकों में 2 बार हुई बारिश से गेहूं की फसल में दाने बेहतर हुए। इससे फसल को परिपक्व होने में भी मदद मिली। दाने बेहतर होने से गेहूं की क्वालिटी अच्छी हुई है। फसल अच्छी होने के बाद फसल की कटाई समय पर हो जाने से गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं होने पाया। इस साल 935 लाख टन गेहूं उत्पादन हो सकता है। केंद्र सरकार की पहल के चलते देश में इस साल दालों का बफर भंडार बनाने का असर दाल की कीमतों पर पड़ रहा है। बफर भंडार बनाने से दालों की आपूर्ति बनी रहेगी और दाल की कीमतों पर नियंत्रण बना रहेगा। देश में दालों के दामों में आई तेजी के बाद केंद्र सरकार की पहल के चलते देश में इस साल दालों का बफर भंडार बनाने का असर दाल की कीमतों पर पड़ रहा है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दालों के दामों पर नियंत्रण बने रहने का दावा करते हुए कहा है कि दाल की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनका मंत्रालय हर संभव प्रयास कर रहा है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए दालों का बफर स्टॉक बनाया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने 50,000 टन दालों का बफर स्टॉक बनाया है और 25,000 टन दालों का आयात किया गया है। श्री पासवान ने कहा कि दालों की समुचित आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। देश में इस साल अच्छी बारिश की संभावना है। इससे अनाजों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने और अनाजों के निर्यात में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एपीडा के अनुसार पिछले 2 साल से सूखे की मार का असर अनाज उत्पादन पर पड़ा था। अनाज उत्पादन में आई कमी के कारण अनाजों के निर्यात में कमी आई थी। वर्ष 2015-16 अप्रैल से फरवरी के दौरान देश से कुल 95,744 करोड़ रुपए मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। वर्ष 2015-16 में कृषि उत्पादों का निर्यात वर्ष 2014-15 के कुल कृषि उत्पादों के निर्यात से 25.66% कम था। सबसे ज्यादा गेहूं के निर्यात में 80% से अधिक की कमी आई थी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में गेहूं का उत्पादन 865 लाख टन था, जबकि इस वर्ष 2015-16 के दौरान उत्पादन 930 लाख टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। आम उत्पादन के मामले में अव्वल उत्तर प्रदेश में इस साल अनुकूल मौसम के चलते बम्पर आम उत्पादन होने की उम्मीद है। अनुकूल मौसम के कारण उत्तर प्रदेश में इस साल करीब 45 लाख टन आम उत्पादन होने की संभावना है। एसोचैम के अनुसार अनुकूल मौसम के कारण उत्तर प्रदेश में इस साल करीब 45 लाख टन आम उत्पादन होने की संभावना है। देश में कुल आम उत्पादन का करीब 23% उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में 15%, कर्नाटक में 9.5%, तेलंगाना में 9% और बिहार में 7% आम का उत्पादन होता है। एसोचैम के अनुसार वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश में 44 लाख टन, वर्ष 2013-14 में 43 लाख टन और वर्ष 2014-15 में नुकसान के चलते केवल 21 लाख टन आम का उत्पादन हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद,
बुलंदशहर, सहारनपुर, फैजाबाद, वाराणसी, मुरादाबाद, बाराबंकी, मेरठ, उन्नाव, सीतापुर, गोरखपुर, बस्ती, मथुरा, हरदोई आदि जिलों में आम उत्पादन प्रमुखता से होता है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छी फसल उत्पादन करने में सफल होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर में बादल छाए रहने व हिमाचल व उत्तराखंड के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। देश के उत्तर पूर्वी भागों जैसे सिक्किम में बादल छाए रहेंगे व असम व अरुणाचल प्रदेश में बारिश के आसार हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में छुटपुट बादल छाए रहने का अनुमान है। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटका व तमिलनाडु में बादल व केरल में बारिश होने की संभावना है। किसान भाइयों, खेती से संबंधित समाचारों, खेती किसानी और कृषि जगत से संबंधित नवीनतम जानकारियों के लिए आप देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। तो ये तो था हमारा खबरें खेती का संस्करण। इसके लिए आपने देखा कि बहुत कुछ नया कुछ हो रहा है। फिलहाल हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि आपकी जो बहुमूल्य संपदा है वो है मिट्टी, और दुखद बात यह भी है कि मिट्टी की ही मिट्टी सबसे ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इस दिशा में सरकार सचेत है और हमारे कृषि वैज्ञानिक सचेत हैं। पिछले दिनों इसी बात को लेकर के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के राजापुर गांव में एक बृहद आयोजन किया गया, जिसमें करीब 250 किसानों ने भाग लिया और विषय था कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसका वितरण किया जाए और ये जानकारी दी जाए कि किस तरीके से ये आपके लिए उपयोगी है और आप किस तरीके से अपनी मृदा की जांच करते हुए उसमें क्या कुछ कमी है, क्या कुछ आवश्यकता है, इसकी जांच कर सकेंगे। तो क्या कार्यक्रम था, आइए देखते हैं इसी कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट। सूचना के इस दौर में ये बहुत जरूरी है कि कही गई बात अपने वास्तविक स्वरूप में लक्ष्य तक पहुंचे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, खासकर कृषि के क्षेत्र में, जो कि किसान और कृषि आविष्कार को लेकर एक दूरी बनी रहती है, जिससे किसान की अपनी समस्याएं यथावत बनी रहती हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में भारतीय कृषि वैज्ञानिक इस दूरी को पाटने के लिए किसानों के साथ अगर उन्हीं के खेतों में सहयोग करते नजर आएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसी बात को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पूसा नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांवों को गोद लिया। इसी कड़ी में संस्थान द्वारा राजपुरा गांव में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण समारोह एवं किसान गोष्ठी आयोजित की गई। समारोह की शुरुआत डॉक्टर B.K. सिंह के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा फसल, पशुपालन, बागवानी, कीट प्रबंधन से संबंधित जानकारी दी गई। धान जो है इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है और ज़्यादातर जो है सुगंध यानी कि बासमती टाइप की किस्में यहाँ पर उगाते हैं। तो उसको उगाने के लिए सबसे पहले जो है हमको नर्सरी की तैयारी करनी होती है कि नर्सरी हम किस तरीके से तैयार करें। एक स्वस्थ नर्सरी तैयार करेंगे और तैयार करेंगे तो हमारी पैदावार भी अच्छी होगी। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम धान की नर्सरी जो है भीगी विधि द्वारा तैयार करें और उस जहाँ पे हमको नर्सरी उगानी है एक पानी का स्रोत होना चाहिए। पानी का स्रोत यानी कि अर्थात वहाँ पे पंप सेट हो, ट्यूबवेल हो या नहर का पानी हो, या नहर का पानी ना हो तो टुल्लू पंप तो ज़रूर हो नर्सरी के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे पानी का साधन हो वहीं नर्सरी लगानी है। और जब हम नर्सरी लगाते हैं तो उस समय जिस क्षेत्र में हम नर्सरी लगा रहे हैं उसको जुताई कर लें। जुताई करने के बाद में जो है गोबर की गली सड़ी खाद जरूर डालनी चाहिए। गोबर की गली सड़ी खाद क्यों डालनी चाहिए नर्सरी के अंदर? उसके दो फायदे हैं कि हम जहाँ नर्सरी लगाते हैं वहाँ एक अच्छी नर्सरी पैदावार होगी और उसके साथ साथ जो है जब हम नर्सरी तैयार हो जाएगी हम उखाड़ेंगे तो हमारी जो है उसकी जड़ें नहीं टूटेंगी और जड़ें नहीं टूटेंगी तो हमारे जहाँ दूसरी जगह लगाएंगे एक स्वस्थ और अच्छी नर्सरी पैदावार हमें मिलेगी। बगैर पशुपालन के खेती नहीं और बगैर खेती के पशुपालन नहीं है और खेती दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और हमारे गांव के किसान भाइयों को अब रोजाना का खर्चे के लिए कुछ न कुछ आमदनी चाहिए और वो इनके लिए सबसे अच्छी आमदनी है पशुपालन करना और उनका दूध बेचना। उनसे जो डेली रोज की मर्रा का जो आपको आय मिलेगी उससे अपने घर का काम चलाएंगे, अपने घर का खर्च चलाएंगे और खेती से अपनी बचत करके उसको आगे किसी काम को बढ़ाने के लिए लगाएंगे। लेकिन किसान भाइयों मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे जैसे आपने मृदा की मिट्टी की जांच कराई है और उसमें बहुत सी कमियां निकलेगी, इसी तरह आपके पशुओं में भी बहुत सी कमियां हैं जो उसको आप अपने खान पान को ठीक करके यानी कि संतुलित पशु आहार खिलाकर अपने पशुओं में उन कमियों की पूर्ति कर सकते हो जिससे आपके पशु अच्छा दूध देवें, समय पे गर्मी में आवे, समय से गाभन रुके और उसके बाद में कोई बीमारी की कम से कम संभावना होवे। आपके दिमाग में भी मेरे ख्याल में यही प्रश्न आएगा क्योंकि आप तो गेहूं करते हैं, धान करते हैं या कुछ सब्जियां करते हैं तो भाई फलों की खेती क्यों करनी चाहिए? अब मैं आपको बताना चाहूँगा फलों की खेती इसलिए करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा मुद्दा जो रहता है कि आमदनी। तो आमदनी की जब हम बात करते हैं गेहूं धान से यदि हम उनका कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करते हैं तो इनसे जो मिलने वाली जो आमदनी है एकदम डबल हो जाती है। ठीक है। दूसरा जो हम फलों की खेती करते हैं उनसे आप फलों से नहीं उनसे आपको लकड़ी भी मिलती है। उनसे जो आपको फल मिलते हैं जो आप जरा जाइए देखो बाजार में आपको जूस का पैकेट मिलता है, मुझे लगता है कि उसमें 100 ग्राम जूस आपको 20 रुपये का मिलेगा। यदि आप ज़्यादा पैदावार करते हैं तो आप उसका जूस बनाइए, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं आप। तो यानी कि उसको 4 से 5 गुना आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के महत्व की जानकारी संस्थान के मृदा विज्ञान अध्यक्ष डॉक्टर B.S. द्विवेदी द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री के स्तर से भी मिट्टी की सेहत की बात हो रही है और इस बात को किसान से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मिट्टी की सेहत में लगातार गिरावट आती गई है और अब अगर हमें खेती को लाभकारी उपक्रम बनाए रखना है तो मिट्टी की सेहत की सही जानकारी होना और उसके मुताबिक उर्वरकों का और खादों का इस्तेमाल करना ये अति आवश्यक हो गया है।
इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के नाम से जाना जाता है, ये पिछले फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लागू शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश की जो लगभग 14 करोड़ जोतें हैं, सभी जोतों को 2 वर्ष के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाना है। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। तो जो ये कार्ड दिए जा रहे हैं, इनको लेकर के रख न लें, क्योंकि इसका उद्देश्य तभी पूरा होता है जब कार्ड में जो कुछ लिखा है उसका अक्षरशः पालन करें। जहाँ कहीं समस्या आती है वहाँ हम लोग आपके बीच में काम करते हैं, जिले के संबंधित अधिकारी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो संशोधनियाँ की गई हैं उनका पालन करें, तभी इसका लाभ मिलेगा और तभी इसका फीडबैक भी हमें मिलेगा कि इन संस्कृतियों से आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण समारोह एवं किसान गोष्ठी समारोह में उपस्थित किसानों को जिला प्रशासन द्वारा विकास योजनाओं के बारे में भी बताया गया। आज इस कृषि गोष्ठी के अवसर पर एक हमें अच्छा मंच मिला और एक बड़ी संख्या में एक रिसेप्टिव जन समुदाय मिला, जिसके साथ हम इन सभी योजनाओं के बारे में भी व्यापक विचार विमर्श कर सकते हैं। कृषि और विज्ञान की बात के साथ साथ ही हम कल्याण की बात करें ताकि विषयांतर न हो सके। IRI के द्वारा इस गांव को गोद लेकर के इस गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। जो प्रदेश सरकार का कृषि विभाग है उसको भी डायरेक्शंस थे कि हमारे किसानों का मृदा परीक्षण कराया जाए। संस्थान के संयुक्त निदेशक विस्तार डॉक्टर JP शर्मा ने किसानों के सामने आ रही चुनौतियों और उनके निवारण की बातें की। खेती का जो सामाजिक पहलू है, क्यों खेती छोड़ना चाह रहे हैं, उसमें इकोनॉमिक्स ही नहीं है, उसमें आमदनी नहीं है, उसकी जो खेती की जो वैल्यू घटती जा रही है, जो किसान का स्वाभिमान घटता जा रहा है, वो बड़ा कंसर्न है। 3 साल पहले 241 मिलियन टन, फिर 252 मिलियन टन, लास्ट ईयर 265 मिलियन टन, यानी 2.5-3% जो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हमारी सारी लड़ाई 2.5-3% प्रोडक्शन बढ़ाने पे हो रही है। और आज ही चर्चा हो रही थी हमारे डीजी साहब इंस्टीट्यूट में कि वेजिटेबल्स में 25 से 30% वेस्टेज हो जाता है। DHO साहब भी यहाँ होंगे। 25 से 30% काटने के बाद वेस्ट हो जाता है। अन्न जो धान और गेहूं है वो 15 से 20% वेस्ट हो जाता है। और इस वेस्टेज को देखें तो 55-60 मिलियन टन बनता है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्शन से है। सब्जी जितनी हम वेस्ट करते हैं उतनी इंग्लैंड में खाई नहीं जाती है। तो मेरा कहना ये है किसान भाइयों कि प्रोडक्शन तो एक बात है, लेकिन जो आपने प्रोड्यूस कर लिया है उसको बचाया कैसे जाए, हमारा कंसर्न ये होना चाहिए। एक भी दाना पैदा करने के बाद में वेस्ट न हो। और मैं डॉक्टर PK सिंह यहाँ पे हैं, इस जो कार्यक्रम के संचालक हैं, उनकी देखरेख में कार्य हो रहा है। हमारा फोकस इस चीज़ पे भी होना चाहिए डॉक्टर साहब कि जो पैदा हो रहा है ऐसी तकनीकी हम ला के दें संस्थान के अगले 5 साल में कि एक भी अन्न का दाना वेस्ट न हो। ये तो बताया कौन सी किस्म लगाएं, कब लगाएं, कैसे उसे बचाएं और कैसे ज़्यादा पैदा करें, ये नहीं बताया कि उसे बेचें कब, कहाँ बेचें, कब बेचें, कैसे बेचें। लेकिन खेती में जब तक व्यवसायीकरण नहीं होगा, वृद्धिकरण नहीं होगा, तब तक आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि किसान पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए किसान की जेब कैसे भरे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रविंदर कौर ने प्राथमिक तौर पर संस्थान की नई किस्मों और इजाद की गई नई तकनीक को गोद लिए गांव तक पहुंचाने पर बल दिया। आपको जान के हर्ष होगा कि इन 2 सालों में हम लगभग 124 हेक्टेयर एरिया हमने कवर कर लिया है और इन 2 सालों में हमने लगभग 8 फसलों की 21 किस्मों का यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे किसान भाइयों को इन सभी तकनीकों का उचित ज्ञान हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा और उन्हें हमारी ये उन्नत तकनीकें काफ़ी पसंद आई होंगी। इसके अलावा ऑर्चर्ड्स यानी कि कागज़ी कला के 30 पौधे व अमरूद के 65 पौधों का भी वितरण किया गया है
और ये भी पूसा की उन्नत किस्में हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनका आपको काफ़ी ये तकनीकें पसंद आई होंगी। जैसा कि हम अपने गोदी गांव राजपुर में कर रहे हैं, इन अन्य गांवों में भी हम चाहेंगे कि वह हमारे पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ जुड़े और उस संस्थान में उत्पादित जितनी भी उन्नत तकनीकें हैं उनसे उनका ज्ञानवर्धन करवाएं और न केवल उन्नत तकनीकों का ज्ञानवर्धन दें बल्कि कुछ प्रदर्शनियां लगा के उनको उसमें हौसला अफजाई भी करें ताकि जब वे देखेंगे तो वे जानेंगे कि हाँ ये सही है और ये हमारे लिए नहीं सही है। जल का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण अति आवश्यक है। जब जल होगा तब आपका ध्यान मिट्टी की तरफ भी जाएगा, फिर पेड़ पौधों की तरफ भी जाएगा, फिर उत्पाद की तरफ जाएगा, फिर आपको बेनिफिट इकोनॉमिक रिटर्न की तरफ भी जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि अलीगढ़ जिले के डीएम डॉक्टर बलकार सिंह ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए उन्हें दूर किए जाने का उचित निर्देश दिया। सोयल कार्ड का जो वितरण कल लगाया गया है, इसका उद्देश्य आप लोगों को सोयल हेल्थ के बारे में जागरूक करना है, क्योंकि जनरली हम अपने कृषि कार्य में एक प्रथा जो चली आती है कि एक बैग यूरिया एक डीएपी इसमें डालना है, उसी हिसाब से डालते हैं, जबकि हमको ये जानकारी नहीं होती है कि इसमें कौन सा तत्व कम है, कौन सा ज़्यादा है और किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस हिसाब से डालना चाहिए। तो उसी के लिए जो है मृदा का जो परीक्षण है और उसके अनुसार लोगों को जानकारी देते हुए किसान उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं खादों को डालें जिनकी ज़रूरत है। इसके बारे में आप लोगों को पूरा जागरूक करने का इसका उद्देश्य है। उसी के अंतर्गत लगभग 250 किसानों को यहाँ जो सोयल हेल्थ कार्ड बना है वो कुछ को वितरित किया गया, कुछ को आज दे दिया जाएगा, तैयार है। इसी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भी पूरे प्रदेश में ये अभियान चला करके प्रत्येक जनपद में पिछले वर्ष से चला हुआ है कि अधिक से अधिक सैंपल एकत्रित करके उनको एनालाइज करके सोयल हेल्थ कार्ड दिया जाए। तो हमारे ज़िले में भी लगभग 70,000 इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को इसकी जानकारी बढ़ेगी और आगे जो योजना का उद्देश्य है हम उसको पूरा कर पाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण समारोह एवं किसान गोष्ठी समारोह में पहले चरण में 250 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। देश में सभी 14 करोड़ जोतों द्वारा मृदा जांच संबंधी आंकड़े एवं सूचनाएं किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे उत्पादकता एवं लाभ बढ़ने के लिए उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग कर सकें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें।
अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करूँ नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया। हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हम तक अवश्य पहुंचाएं। और हाँ, एक और हमारा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप अपना ख़त लिखा करें तो कृपया करके अपना नाम और पता साफ साफ लिखिए, ताकि हम उसको अपने जो ख़त किताबत का, यानी कि हमारे ख़त, हमारे ईमेल जो कार्यक्रम है उसमें शामिल करके और उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। फ़िलहाल हम देते हैं विराम। स्वीकार कीजिए हमारा